नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, उसकी विशेषताएं और इस पर इसकी व्याख्या पर। इसमें हम लेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा क्या है, और उसके बाद परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और दोनों की प्रमुख विशेषताएं इस लेक्चर में हम लेंगे। इसकी पृष्ठभूमि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी डिटेल हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की है, तो उसको हम यहाँ नहीं दोहरा करके कहेंगे कि जो डिस्टिंक्शन है, जो अंतर किया गया आधुनिक और राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में, वो 20वीं शताब्दी के जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो कुछ कार्य हुआ उसके कारण ही। तो इन दोनों को देखने की अलग अलग ज़रूरत भी है, क्योंकि दोनों की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं, अवधारणा पर। पॉलिटिकल थ्योरी में जो को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि थ्योरी क्या होती है, सिद्धांत किसको आप थ्योरी कहते हैं, सिद्धांत क्या होता है। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो औपचारिक रूप से आंसर में आती हैं और आनी भी चाहिए, उनको लिखना भी चाहिए। जैसे थ्योरी, अंग्रेजी का जो थ्योरी शब्द है वो ग्रीक भाषा के थ्योरिया से लिया गया है। अब थ्योरिया का ग्रीक भाषा में जो अर्थ, जो जैसे जोहरी ने अपनी किताब में लिखा है, वो थ्योरिया का जो अर्थ है ये एक स्टेज ऑफ सर्टेन थॉट प्रोसेस, एक चिंतन की विशेष अवस्था, उसको कहेंगे थ्योरिया। थ्योरिया का ये अर्थ है। तो अब चिंतन की विशेष अवस्था में जो नियम आते हैं वो हुआ थ्योरी। तो अगर हम इस परिभाषा पर, थ्योरिया का जो मूल अंग्रेजी में आया है, इसमें अगर हम पॉलिटिकल जब प्रीफिक्स लगाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, तो अब ये राजनीतिक को भी थोड़ा सा एक डिफाइन करना जरूरी होता है या समझना जरूरी होता है। तो सिद्धांत समझ लिया, चिंतन की एक विशेष अवस्था में जो विचार निकलते हैं वो सिद्धांत हुए। अब इसके बाद इसमें राजनीतिक जुड़ेगा। राजनीतिक क्या होता है? तो राजनीतिक में आप पॉलिटिकल साइंस का जो इतना डिस्कोर्स पढ़ेंगे, उसकी पूरी विचार श्रृंखला, तो जहाँ राज्य की बात हो रही है, जहाँ राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक आपसी संबंधों की बात हो रही है, जहाँ राजनीतिक गतिविधि की बात हो रही है, जहाँ राजनीतिक प्रक्रिया की, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, ये इन सब बातों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? राजनीतिक, पॉलिटिकल। तो अब ये हो गया कि पॉलिटिकल थियरी क्या है। तो पॉलिटिकल थियरी की परिभाषा देने में, जो अभी देने में, ये हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की भी विशेषता आए और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की भी विशेषता है, क्योंकि दोनों अपने स्वरूप में, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इतने स्पष्ट रूप से अलग हैं। खास करके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से इतने स्पष्ट रूप से अलग हो जाता है कि अगर एक परिभाषा हम देते हैं, तो या तो हम या कोई ऐसी परिभाषा देते हैं जिसमें जो जो बिल्कुल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी की परिभाषा जो कुछ किताबों में ऐसा दिया भी हुआ है, तो उसमें या तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा छूटेगी और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की छूटेगा, या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत छूटेगा, तो दोनों के फंडामेंटल्स अलग है। तो जो हम परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा धीरे धीरे दोहराऊंगा ताकि आप लिख सकें। मैं अमूमन लेक्चर में स्लाइड्स कम इस्तेमाल करता हूँ, चूंकि अभी लॉकडाउन का समय है तो थोड़ी सी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन स्लाइड को मैं एक लेक्चर के लिए पर्सनली बहुत अच्छा आर्ट्स में नहीं मानता कि स्लाइड का यूज़ हमें एक पॉपअप के रूप में, जैसे कुछ बातें हैं तो साइड में कहीं हम दिखा दें उसको, सिर्फ पूरी ही स्लाइड है और हम टीचर पॉपअप में रहे और उसको हम पढ़ाते रहे, तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी पद्धति है, बहुत सारे लोग उसको प्रीफर करते हैं। तो अब इसको हम एक स्लाइड में रख करके आपको बता सकते थे। बहरहाल हम आते हैं विषय पर कि तो एक ऐसी परिभाषा जिसमें हम दोनों परिभाषाओं को शामिल करें, तो हम कहते हैं कि इसको हम परिभाषित कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दोनों आएंगे और तब होगी राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। ठीक है, तो अब लिखिए, लिख सकते हैं इसको कि राजनीतिक सिद्धांत नियमों की वह व्यवस्थित और अनुशासित व्याख्या है, नियमों की वह व्यवस्थित और अनुशासित व्याख्या है जो एक व्यवस्थित चिंतन व्यवस्था से या चिंतन परंपरा से अपने परंपरागत रूप में मानी जाती है। या इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत वह नियमों की वह अनुशासित और
व्यवस्थित व्याख्या है नियमों की, वह अनुशासित और व्यवस्थित व्याख्या है जो अपने परंपरागत रूप में, जो अपने, फिर से लिखिए, जो अपने परंपरागत रूप में चिंतन की एक विशेष अवस्था से निकलती है और जो अपने आधुनिक रूप में, जो अपने आधुनिक रूप में नियमों और तथ्यों या विचारों एवं तथ्यों का परिष्कृत परिणाम होती है। विचारों एवं तथ्यों का परिष्कृत परिणाम होती है। अब इसको मैं समझा देता हूँ इस परिभाषा को, अन्यथा वो याद नहीं होगी आपको। मैंने कहा क्या इसमें? मैंने कहा राजनीतिक सिद्धांत नियमों की वह अनुशासित, डिसिप्लिन, यानी कि एक के बाद दूसरा नियम, दूसरे के बाद तीसरा नियम, ऐसे आता है। डिसिप्लिन, अनुशासित और व्यवस्थित एक सिस्टम होता है उसमें। जैसे स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, उसमें नकारात्मक सिद्धांत, सकारात्मक सिद्धांत, अधिकारों का कॉन्सेप्ट, उसमें सकारात्मक अधिकार, नकारात्मक अधिकार का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत है। एक इसमें एक सिस्टमाइजेशन के तरह, एक सिस्टम के तरह चीजें आती हैं। तो अनुशासित और व्यवस्थित विचार परंपरा से निकलती। विचार परंपरा से निकलने का मतलब ये हो गया कि इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान हो सकता है। जैसे स्वतंत्रता के बारे में, अब स्वतंत्रता जब कॉन्सेप्ट होते हैं तो ग्रीक समय से शुरू होता है और आधुनिक समय तक आता है। तब इसमें उस विचार पर जितने लोगों ने विचार कहे, उसी के आधार पर हम स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत कहते हैं और स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो ये किसी एक आदमी के योगदान पे हम थ्योरी परंपरागत रूप से नहीं बना सकते। उसमें बहुत सारे लोगों का एक विचार परंपरा का योगदान होता है। आधुनिक रूप में इसका मामला ठीक उलट हो जाता है व्यवस्था इससे, कि आधुनिक रूप में एक व्यक्ति का योगदान हो सकता है, जैसे ईस्टर्न का आगत निर्गत सिद्धांत। एक व्यक्ति का योगदान हो सकता है, जैसे कि आमंड का संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत। संप्रभुता का सिद्धांत एक व्यक्ति ने दिया, बाद में दूसरे ने भी योगदान किया उसमें, बाद में तीसरे ने भी योगदान किया उसमें। तो संप्रभुता का सिद्धांत जो बोंदा से निकलता है, ऑस्टिन तक आता है। तो तीनों को मिला के, अब बीच में बेन हैब्स आता है, तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? एकलवादी सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जब हम आगत निर्गत सिद्धांत की बात करते हैं तो ईस्टर्न की बात करते हैं। तो अब जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, क्या अपने आधुनिक रूप में कैसा है? यह विचारों एवं तथ्यों का परिष्कृत, यानी कि एग्जामिन्ड रूप है, सिद्ध किया हुआ है। प्रयोगशाला में जैसे नेचुरल साइंसेज में सिद्ध होता है, वैसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में डाटा कलेक्शन होता है। इसको व्यवहारवाद में बहुत अच्छा व्याख्यायित किया है ईस्टर्न ने। तथ्य संकलन होता है, फिर उसका सत्यापन होता है, परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन होता है। ये तमाम चीजों से आने के बाद जो फैक्ट निकलते हैं, उस फैक्ट के आधार पर थ्योराइजेशन होता है, थ्योरी बनाई जाती है। आगत निर्गत सिद्धांत ईस्टर्न ने यही तो नहीं दिया, उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लुसियन बाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सिद्धांत किया, तो बहुत लंबा रिसर्च किया उन्होंने उस पर। तो ये क्या है? ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में, जब हम राजनीतिक सिद्धांत कहेंगे, खाली राजनीतिक सिद्धांत कहने से स्पष्ट ही नहीं कि हम परंपरागत सिद्धांत की बात कर रहे हैं या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत कहने से जब हम किसी विचार परंपरा से निकले हुए सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन आइडिया की बात कर रहे हैं, जैसे न्याय, प्लेटो के न्याय से लेकर के जॉन सॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस तक का न्याय। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस जब हम वितरणात्मक न्याय, तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि राल्स ने भी क्या है, वो सिद्धांतवादी, परंपरागत सिद्धांतवादी, वो पॉलिटिकल थ्योरी का रिस्टैब्लिशमेंट कर, उस पर हम आ जाएंगे। लेकिन जब ईस्टर्न का नाम आएगा, आइजनस्टीन का नाम आएगा, लुसियन पाई का नाम आएगा, आमंड का नाम आएगा, एल्टन मेयो का नाम आएगा, इन लोगों ने सिद्धांत को प्रूव किया और मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से नेचुरल साइंस के थ्योरीज जैसे थ्योराइजेशन किया। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में दो बातें ध्यान रखिएगा, अध्यापक के जैसे आपको समझ आ जाएगा, ये जो एक्सप्लेन कर पाएंगे। विचारों एवं तथ्यों का परिष्कृत रूप शुद्ध करके, उसमें से फिल्टर करके जो सत्य निकले वो है, उसमें कोई शुद्ध रूप यानी कि कोई प्रयोग नहीं होता विचारों की चंपला, वो चिंतन का परिणाम होता है, इसलिए उसमें कई लोगों का योगदान होता है। परंपरागत में क्या है? अनुशासित और व्यवस्थित रूप है, जो विचारों की एक व्यवस्थित परंपरा से निकलती है। तो अब ये हो गया परंपरागत सिद्धांत और ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत। तो अब आपने एक परिभाषा में दिया क्या, फिर से हम उसको आप आ जाते हैं परिभाषा पर, तो क्लियर हो जाएगा ये। इसलिए मैंने इसको 10 मिनट का आपको टाइम लिया, लगभग 9 मिनट का, कि राजनीतिक सिद्धांत
नियमों की वह अनुशासित और व्यवस्थित व्याख्या है जो अपने परंपरागत रूप में विचारों की एक व्यवस्थित परंपरा से निकलती है और अपने आधुनिक रूप में विचारों और तथ्यों का परिष्कृत रूप होती है। तो ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत का कॉन्सेप्ट, अवधारणा। अब हम आते हैं राजनीतिक, इसमें दोनों, अब ये भी इसमें हमने ये भी व्याख्यायित कर दिया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो ग्रीक पॉलिटिकल थियरी के से चालू होता है और कार्ल मार्क्स और उसके बाद के भी कुछ विचारकों के तक आता है, इसको हम क्या कहते हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, जैसे आप किसी चीज़ों की, व्यक्तियों की भी विशेषता बताते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सुलझा हुआ है, वैसे थियरी इसकी भी विशेषता है, वो आप उसकी थियरी की विशेषताएं आपको बतानी। तो अगर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आपके समझ आ गया है तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीक पॉलिटिकल थियरी में हम चलते हैं। ग्रीक पॉलिटिकल थियरी में जो थियरी का, जो यूनानी राजनीतिक चिंतन का मूल विशेषता थी, एक विवेकशील व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सोचता है, जो चिंतन करता है, जो जिसके सामने प्रश्न उपस्थित होते हैं और उन प्रश्नों का वो जवाब देता है, तो वह एक विवेकशील व्यक्ति एक कॉमन फैक्टर है। प्लेटो से लेकर के आधुनिक राजनीतिक समय तक कोई विवेकशीलता पर प्रश्न उठाता है, उसकी विवेकशीलता को यथास्थिति मान लेता है, लेकिन एक विवेकशील व्यक्तित्व जो है राजनीतिक, परंपरागत राजनीतिक चिंतन के उसके एक केंद्र में है, वही उसका हेतु है, उसका मुख्य एक्टर वही है। वर्च्यू इज नॉलेज, सुकरात ने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है, वो सद्गुण ही ज्ञान है, वो प्लेटो ने व्याख्यायित कर, बहुत लंबी थियरी, पूरा उसका नॉलेज ही उसी पर, पूरा प्लेटो का चिंतन ही उसी पर आधारित है। अब हम आ जाते हैं मध्य युग, जो 1500 साल का मैंने आपको डार्क एज बताया। इस मध्य युग की क्या विशेषता थी? मध्य युग में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, एक परंपरावाद और दूसरा प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉज। क्योंकि कानून बनाने वाली ऐसी कोई संस्था थी नहीं, तो परंपराओं का, प्राकृतिक कानूनों का बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसका बहुत इम्पैक्ट हम आगे देखते हैं। तो परंपरावाद या अब परंपराओं में आस्था, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है किसकी? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की। केवल मध्य युग में नहीं, अब एडमंड बर्ग का नाम आपने सुना होगा, जो आधुनिक व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, ब्रिटेन के, और चिंतक भी थे, और एडमंड बर्ग को हम राजनीतिक चिंतन में भी पढ़ते हैं। वो रूढ़िवादी माने जाते हैं, परंपरावादी माने जाते हैं। तो रूढ़ी का जैसा हम हिंदी में शब्द समझते हैं कि कोई बहुत दकियानूसी बात हो रही है, ऐसा नहीं है। परंपरागत या कंजर्वेटिव होने का मतलब ये होता है कि जो, जैसे पर्वत का इरोजन होता है, पर्वत का क्षरण होता है, पर्वत के क्षरण से मिट्टी बनती है, लेकिन मिट्टी में पर्वत नहीं दिखता है। तो परंपराएं जो है, हजारों साल की परंपरा से क्षण के जो व्यवहार है वो एक नियम के रूप में स्थापित हो जाता है, इसलिए परंपरावादी इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा पवित्र मानते हैं। अब उन परंपराओं से जो कानून की शक्ल ले लेती हैं, उन प्राकृतिक कानून उनको कहा जाता था। तो प्राकृतिक कानून का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेचुरल लॉज का प्राकृतिक राजनीतिक सिद्धांत में। प्राकृतिक कानूनों का तो ऐसा है कि ये आधुनिक, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी, न्याय शास्त्र और विधि शास्त्र में भी इनको पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता कि जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, वो नियम के रूप में कहीं ना कहीं राज्य उसको स्वीकार करता है, उसके संबंध में कानून बनाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, उसमें डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे उसमें। तो परंपरा, एक परंपरावाद और परंपरावाद के साथ एक प्राकृतिक कानून, तो तीन चीजें हो गई, एक विवेकशील व्यक्ति, दूसरा परंपरा, तीसरा प्राकृतिक कानून। इसमें प्राकृतिक अधिकार को भी आप शामिल कर लेते हैं, बाद में आते हैं, आप हाफ से शुरू होता है। ये प्राकृतिक अधिकार, ये भी एक कुछ राइट्स लेकर, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार यहीं से आधुनिक काल चालू होता है कि व्यक्ति के अधिकार जब राज्य के सामने स्थापित होते हैं तो वो नेचुरल ही तब उसी रूप में हम आते हैं। इस पर और व्याख्या में जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। तो प्राकृतिक अधिकार ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता प्राकृतिक राजनीतिक सिद्धांत की थी। अब पांचवी विशेषता हम इसमें लिख सकते हैं आप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का इमारत इस पर खड़ा हुआ है, वह है व्यक्ति और राज्य के संबंध। और व्यक्ति वो नींव है, समझ लीजिए। अगला जो पॉइंट बताऊंगा वो इसका भवन है, समझ लीजिए। तो नींव क्या है? व्यक्ति और राज्य के संबंध। जब हम व्यक्ति और राज्य के संबंध की बात करते हैं, जैसे हाब्स का लेवियाथन क्या है? वो यही बता रहा है
कि व्यक्तियों ने मिलकर, पहली बार व्यक्तियों ने मिलकर, इसके पहले तो राज्य को दैवी कृति माना जाता था, व्यक्तियों ने मिलकर राज्य बनाया। तो क्या व्यक्ति का राज्य में लोप हो गया? व्यक्ति ने समझौता करके सारे अधिकार लेवियाथन को दे दिए तो व्यक्ति के अधिकार खत्म हो गए? तो वो कहता है हाँ खत्म हो गए, तो समझौता देने के बाद आप समझौता भंग नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्ति के प्राण के को संकट में डालने का अधिकार लेवियाथन के पास नहीं, यानी कि व्यक्ति के जीवित रहने का अधिकार वो सबसे ऊपर बिठा लेता है। तो अब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति और राज्य के संबंध, यही व्यक्ति और राज्य का संबंध लाक चर्चा करता है, यही व्यक्ति और राज्य का संबंध रूसो चर्चा करता है, यही व्यक्ति और राज्य के संबंध आगे के तमाम ग्रीन, हेगल, मार्क्स, इनके पूरे चिंतन में यही तय हो रहा है कि व्यक्ति राज्य में गुम हो जाएगा या राज्य सब कुछ है केवल व्यक्ति के लिए, व्यक्ति की स्थिति राज्य से ऊपर है। इसी से पैदा होता है व्यक्तिवाद, इसी से पैदा होता है आदर्शवाद। व्यक्तिवाद क्या कहता है? व्यक्ति साध्य, राज्य साधन। व्यक्ति पहले है, व्यक्ति साध्य एंड है, टारगेट मतलब इसका लक्ष्य है व्यक्ति, वो साधन क्या है? राज्य। आदर्शवाद इसका उल्टा कहता है कि राज्य साधन व्यक्ति, राज्य साध्य व्यक्ति साधन। तो अब ये जो व्यक्ति के राज्य के संबंध है, ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता। आखिरी इसकी विशेषता अभी बहुत सारी ऐड की जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत मुख्य विशेषता बता रहा हूँ। जो मैंने कहा भवन, वो है आदर्श राज्य। एक आदर्श राज्य की खोज प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक हो रही है। सबके चिंतन में अब कोई आदर्श राज्य कहे के खोजता है, कोई बिना कहे खोजता है। यानी कि हाफ्स ने कोई आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आइडियल स्टेट कहीं वो भी तलाश कर रहे हैं, कहीं लॉग भी तलाश कर रहे हैं, नाम उनके सबने अलग अलग दिए। मार्क्स भी कह रहा है ये सब बकवास बात है, बुर्जुआ राज्य ऐसा वैसा है, जो नया राज्य आएगा क्रांति के बाद, समाजवादी राज्य, वो असली राज्य होगा। तो ये आइडियल स्टेट है, ये प्राकृतिक राजनीतिक सिद्धांत का एक तरीके से मूल ढांचा समझ लीजिए आप कह सकते हैं। इसके ठीक विपरीत जो 20वीं शताब्दी का मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया है, उसके आता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जैसा मैंने आपको बताया कहता है कि जो आदर्श कैसा होना चाहिए छोड़ दिए, राज्य कैसा है ये देखिए, और राज्य अगर खराब है तो ऐसा खराब क्यों है, और राज्य अच्छा है तो ये और अच्छा कैसे बन सकता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम दूर कैसे होगी। एकदम आदर्श छोड़ दिया, जो वस्तु स्थिति है, जो जैसा है वैसा अध्ययन करना है। जेम्स ब्राइस ने जो किताब लिखी अपनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, 1924 में शायद आई थी किताब, उन्होंने कहा फैक्ट फैक्ट फैक्ट, तथ्य तथ्य तथ्य। तो तथ्य है वही भगवान है। आदर्श छोड़ दिए, मोरालिटी छोड़ दीजिए। तो ये जो तथ्यवाद है ये स्थापित किया किसने? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ने। अब आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से निकला आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। मैंने आपको परिभाषा बता दिया कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किस पे चल रहा है? विचारों और तथ्यों के परिष्कृत रूप पर। विचार तो हैं कि देख लिया कि राज्य में ये प्रॉब्लम्स है, अब इसमें तथ्य भी निकाल लिए, अब इस तथ्यों का परीक्षण करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो फैक्ट आएगा थ्योराइजेशन करेंगे। तो थ्योराइजेशन क्या होगा? आगतने का सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये तमाम थ्योरीज आती है इस पर। अब तो इसकी विशेषताएं क्या हुई, इसमें योगदान किसका? मेजर कंट्रीब्यूशन डेविड ईस्टन, उसके पहले जो मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी के पहले पेपर में बताया था, जेम्स ब्राइस हैं, बहुत लंबी फेरिस्त है। व्यवहारवाद में उस पर काफी डिटेल, व्यवहारवाद में मैं जितने नाम लूंगा आप उसमें जोड़ सकते हैं। उसमें ग्राहम वेलास हैं, चार्ल्स बियर्ड हैं, हैरोल्ड लॉसवेल हैं, डेविड ट्रूमैन है, रॉबर्ट दाहल है, अनगिनत नाम है, दर्जनों नाम है। यह सब क्या है? ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो अब इसकी विशेषता में आते हैं फैक्ट, तथ्यवाद। तथ्य ही भगवान है। तथ्य को देखना चाहिए और तथ्य का परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, उसके पहले दूसरा, उन तथ्यों को क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, उसको एक मात्रात्मक रूप देकर उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। इतिहासवाद का खंडन, परंपराओं और इतिहास को पीछे छोड़ दीजिए। जो इसका हिस्टोरिकल वैल्यू है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें से भी फैक्ट निकालिए ताकि वर्तमान को समझने में उससे सहायता मिले। भ्रामक अध्ययन नहीं होना चाहिए, वास्तविक अध्ययन होना चाहिए। आज की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, वो जो अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हल करने में सहायता मिलनी चाहिए। तो पहला क्या होगा? परंपरावाद और इतिहासवाद का खंडन, मूल्यवाद का खंडन, यानी कि बहुत नैतिक, बहुत आदर्शवादी बातें नहीं होना चाहिए। तथ्यवाद की स्थापना, फैक्ट्स की स्थापना, जो फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट्स पे चलिए, जो यथास्थिति है उसको देखने के लिए। फिर सामाजिक समस्याओं से संबंधित रूप शोध होना चाहिए।
जो जो थ्योराइजेशन होना चाहिए वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। दूसरा, सिद्धांतीकरण, ये इसकी बहुत सबसे मुख्य विशेषता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको थ्योराइज करिए, आप उसको नए सिद्धांत या पुराने सिद्धांतों से काम नहीं चलेगा। अब आदर्श राज्य की बात करने से काम नहीं चलने वाला है। अब ये बात करना होगा कि नए सिद्धांत गढ़ने पड़ेंगे, और उन्होंने गढ़ के दिखाया 20वीं शताब्दी में। पूरी तुलनात्मक राजनीति नाम का सब्जेक्ट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाम का सब्जेक्ट थी, इसी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के कारण पैदा होता है। और मॉडर्न तमाम थ्योरीज आती हैं, थ्योराइजेशन पर उन्होंने बहुत बल दिया, परीक्षण पर बल दिया, तथ्यवाद की स्थापना किया, इतिहासवाद का खंडन, मूल्यवाद का खंडन, तथ्यवाद की स्थापना, सत्यापन और परीक्षण पर बल, नए सिद्धांतों पर बल, अंतर विषयात्मक अध्ययन पर बल। यानी कि प्राकृतिक नेचुरल साइंस के जो थ्योरीज हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए कहाँ पर? पॉलिटिकल साइंस में। तभी हम इसको साइंस कह पाएंगे, अदरवाइज इसको साइंस कहने में थोड़ा सा संशय रहेगा उनके हिसाब से। तो पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने के लिए और सही रिजल्ट देने के लिए नेचुरल साइंस के या किसी भी दूसरे विषय के, नेचुरल साइंस तो ठीक है, और समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे मॉडल्स का बाद में इस्तेमाल हुआ, मानव विज्ञान के, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए राजनीतिक अध्ययन में। तो अंतर विषयात्मकता इसका बहुत बड़ा विशेषता है। और एक और विशेषता ले सकते हैं एकीकरण, मतलब एक सिंप्लीफिकेशन, के सारे विज्ञान अलग अलग नहीं है, नेचुरल साइंसेस सब, सोशल साइंसेस सब अलग अलग नहीं है। यहाँ तक कि सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में भी एक कंटिन्यूटी है, एक रूपता है। तो ये हम अध्ययन के सुविधा के लिए विषयों को बांट के पढ़ सकते हैं, लेकिन सभी विषयों का मूल स्वरूप एक है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये वक्त परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है, दोनों से स्पष्ट हो जाएगा कि आपको दोनों में एक डिस्टिंक्शन है। अब क्या ये दोनों को अलग अलग है करना है? तो समन्वयवादी दृष्टिकोण ये है कि दोनों का अपना महत्व है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का इतना महत्व है कि इसके बिना पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट नहीं होता है, और उसमें जो तमाम थ्योरीज हैं वो तो परंपरागत राजनीतिक चिंतन से ही निकलती हैं। तो बाद में डेविड ह्यूस्टन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि वैल्यू और फैक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मूल्य, आदर्श उतने ही इंपॉर्टेंट है। हर व्यवस्था अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त करना चाहती है। अब वहां तक पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती, अलग विषय है, लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था वही है जो सबसे अच्छी व्यवस्था के सर्वाधिक निकट है। कोई भी व्यवस्था 100% अच्छी, सबसे अच्छी नहीं हो सकती है। सबसे अच्छी का मतलब होता है कि एक बेंचमार्क होता है, वही बेंचमार्क क्या है? वह आदर्श, वही वैल्यू है। तो उसके जो जितना निकट है वह उतना आदर्श राज्य के निकट है। आदर्श राज्य कभी प्राप्त हो, संभव हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है, लेकिन उसके जो निकट व्यवस्था है, तो और इसको निकट पहुंचाने में जो सहयोग हो सकता है वो कौन करता है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो उम्मीद है कि हम थोड़ा सा इसको समझा पाने में आपको कामयाब होंगे। थोड़ा सा ऐसा है कि हम किताब पढ़ लेते हैं, एक परिभाषा रट लिया हमने, और रट के हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में तो और शब्दावली कठिन हो जाती है। समंग, परिमाणीकरण और आगत, निर्गत, प्रकारात्मक, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि बच्चे बेचारे उलझ के रह जाते हैं। तो उसको अगली बार समझ आ गई बात तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, उसमें विचारों की एक व्यवस्थित परंपरा से सिद्धांत निकलते हैं, कई लोगों का योगदान होता है। व्यवस्थित और डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन, व्यवस्थित और अनुशासित। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल विचारों और तथ्यों का क्या परिष्कृत रूप, फिल्टर्ड, एक्सपेरिमेंटेड, वह जो मूल्य होता है वो क्या है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज एडिशन हुआ होगा। धन्यवाद। इसके बाद की चैप्टर में हम लेंगे राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना चाहिए। थैंक यू।